इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ वक्त हो रहा है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी के आरोपों पर किया पलटवार। कहा, टीएमसी याचिका को खारिज कर चुकी है सर्वोच्च न्यायालय। ममता दीदी की सरकार से जनता का उठ चुका है भरोसा। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का टीएमसी पर निशाना। कहा, बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को कर दिया खारिज। लाखों कोशिश के बाद भी चुनाव प्रक्रिया को अपने कब्जे में नहीं ले सकी टीएमसी। रांची में 3 दिवसीय शांति सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का शुभारंभ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। कहा, देश में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना सभी की जिम्मेदारी। हुगली में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट राइटर्स ट्रस्ट ने किया विरोध। मांगे न मानने पर आंदोलन की सख्त चेतावनी। कहा, पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था से प्रॉपर्टी लेन देन की पारदर्शिता होगी प्रभावित। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से टीएमसी ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये उनकी छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10 से 12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालयों के स्तर पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी फिर स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ कि आज भरोसे का सवाल उनके खुद के ऊपर है। जनता का भरोसा उन पर से पूरी तरह से उठ चुका है। 70 लोगों की हत्या हुई थी उस राज्य में। यदि विधानसभा के चुनाव बगैर कोई विशेष हिंसा के संपन्न हो जाएं और तब किसी के मन में आपत्ति हो, तो मेरा सवाल उठता है कि संविधान किन लोगों के रहने पर खतरे में है। अब जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय बात यह है कि श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का केस लड़ने वाले तमाम आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले श्री कपिल सिब्बल जी की याचिका आज पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। अब उनके मन में जो प्रश्न उठता था कि उनको अमुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई तो ये पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्यमंत्री
स्वयं वहां पहुंच गई, अर्थात उनको अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने खुद उठाकर वो हरे रंग की फाइल अपने हाथ में रखी, अर्थात उनको अपने किसी निजी सहयोगी पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा अब पूरी तरीके से उठ चुका है। और मेरा ये सवाल है इंडी गठबंधन से और सारी देश की जनता को ध्यान से इस विषय को देखना चाहिए कि जहां पर शांतिपूर्ण मतदान होने पर, हिंसा मुक्त मतदान होने पे, हत्याएं न होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो सत्ता बनाने का प्रयास था वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है और संवैधानिक उपकरणों का इस प्रकार से दुरुपयोग करना और संवैधानिक संस्थाओं में बार बार जाकर न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है कि यह न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है और उसका आप दुरुपयोग करना चाहते हैं। आज का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है यह संवैधानिक दृष्टि से उपयुक्त और राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से तृणमूल कांग्रेस की मंशा के ऊपर एक गहरा गंभीर सवालिया निशान। रुक करेंगे अगली खबर का। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को खारिज कर दिया है, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है। टीएमसी लाखों कोशिशों के बाद भी चुनाव प्रक्रिया को अपने कब्जे में नहीं ले सकी। साथ ही कहा कि राज्य में परिवर्तन हो चुका है और टीएमसी से सत्ता चली गई है। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया है जब ममता बनर्जी गई, इस पर क्या कहें? अरे खारिज, पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता जी को खारिज कर दिया, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। एक तृणमूल कांग्रेस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या दूसरा कुछ है? ये लेकर तो हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी होगा 6 महीने के अंदर, और सत्ता बदल होने का 15 दिन का भीतर कितना जनता का पैसा ये कांग्रेसी, ये दूसरा किसी पार्टी का बड़ा बड़ा वकीलों को पास लौटाया गया। कितना पैसा लुटाया इन लोगों ने, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। उसको हम एक व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे जनता को जानकारी के लिए। आज दोबारा से रीपोल हो रहा है, कई जगह रीपोल हो रहा है दोबारा से। आज तृणमूल कांग्रेस लाखों कोशिश के बावजूद इस चुनाव प्रक्रिया को अपने कब्जे में नहीं ले सके। हाँ, छोटे मोटे थोड़े बहुत जगह पे ऐसा हुआ, फलता में हुआ, मगड़हाट में हुआ, डायमंड हार्बर में हुआ। वो एक स्पेशल मॉडल है ना, वो जिला, उस जिला का अनुकरण करते हैं सभी प्रदेश। उस जगह में थोड़ा बहुत हुआ, उसको रिपोल कराया जा रहा है। और भारी मात्रा में जो लोग वोट डालने नहीं सके उधर, वो आकर वोट दे रहे हैं। महिला भी दे रही है, उत्साह से दे रहे हैं, परिवर्तन के लिए दे रहे हैं। और परिवर्तन हो गया है, हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस सत्ता से चले गए। फलता में भी आज रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑड्रे हाउस परिसर में आयोजित 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 2026 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर स्वदेशी उत्पादों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने भारत की विविधता को देश की मजबूती बताते हुए स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वदेशी सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को भी शुभकामनाएं दी। माननीय मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा आज इस सभागार में सांस्कृतिक और स्वदेशी मेला का आयोजन कराया गया है। और निश्चित रूप से हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं। कई समाज, कई वर्ग,
और उनके बीच अलग अलग खूबियां, पहचान, और यही खूबी और पहचान हमारे इस देश की इस संस्कृति का एक मजबूत स्तंभ भी है। स्वदेशी कहा जाए कि खुद का देश के अंदर की चीजें जो हम खुद उसका उत्पादन करते हैं, देश में उसका उत्पादन होता है, उसको कितना अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो सबसे पहले अगर हमको नजर आएंगे तो महात्मा गांधी जी नजर आएंगे, जिन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बावजूद, जहां टाई कोट के अलावा दूसरा कोई परिधान उपयोग नहीं होता था, उसको छोड़कर उन्होंने खादी को अपनाया। दुनिया गोल है, समय भी बिल्कुल उसी तरीके से घूमता है, हर चीज आएगी, हर चीज जाएगी भी। और आज अलग अलग खबरों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर आज स्वदेशी चीजों को बहुत मजबूती के साथ देखा जा रहा है। आज सिर्फ झारखंड नहीं, इस आर्डे हाउस में नहीं, विभिन्न खबरों में हम ये देखते हैं, महानगरों में भी, छोटे शहरों में भी ऐसे स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयास है। बहुत सारी बातें, और आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इसमें बहुत ज्यादा इसको बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। झारखंड जिस तरीके से हमारे राज्य में आंतरिक खनिज संपदाओं का भंडार है, जिसको आज देश में सबसे अधिक खनिज संपदाओं से हमारी पहचान है। भगवान ने हमें सिर्फ खनिज संपदाओं से ही नहीं संवारा, जितना जमीन के अंदर भगवान ने हमें खनिज दी है, जमीन के ऊपर भी उससे कहीं ज्यादा बेहतर और खूबसूरत संपदाएं भी दी है। हजारीबाग में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते फिर रहे हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि नई एसपी के पदभार संभालने के बाद ही हाल के दिनों में बैंक डकैती हुई, कई बड़ी घटनाएं हुई, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। इसके बाद सांसद ने कहा कि पुलिस बल को केवल वारंटियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहकर अपराध नियंत्रण पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थिति में सुधार नहीं होने पर बीजेपी आंदोलन करेगी। हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप इसमें FIR करिए। पहले तो जो है वो जो कांड है उसका डिटेक्शन करिए, केवल उसी कांड का नहीं, बरही में जो डकैती हुआ उसका करिए, आप जो केरेडारी में जो गोली चली है उसका करिए, जो निर्दोष महिला को पीटा गया थाने में उस पर कार्रवाई करिए। ये जो 3 मर्डर हुए हैं कोता में, उसका उद्भेदन कीजिए, उसमें लोगों की गिरफ्तारियां कीजिए, और साथ ही साथ जो पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी हुई है, जो मारपीट हुआ है, उसमें आप FIR करके कार्रवाई करिए। पहले हम लोग कांग्रेस का झूठ का बहुत पुराना इतिहास रहा है, इसलिए हमको उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। सवाल मंत्री जी से पूछा जा रहा था, उसी घटनाक्रम को लेकर के मारपीट हुआ, तो मंत्री उस 1 मिनट में कहाँ चले गए? ये घटना बिल्कुल मंत्री जी के सामने हुई है, इसके वीडियो फुटेजेस भी हैं।
कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, इतना मैं आपको कह सकता हूं। पूरा राज्य के बड़ी सजगता से इन मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जो घटनाएं हुई उन पर बेबाकी से अपनी बात रखी। हजारीबाग की धरती पर हुआ उनका पहला कार्यक्रम के माध्यम से उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया कि आप पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उन पर पहले अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, फिर माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी अपनी बात आप सबों के समक्ष रखेंगे। पहले भी बोलता हूँ, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान, और जिस तरह से इसको रूप दिया गया वो काफी निंदनीय है। 3 दिन तक के बाद वो बच्ची मिली और जिस तरह से मुफस्सिल थाना में उनके साथ व्यवहार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, न भाजपा का होता है न कांग्रेस का होता है, अपराधी का कोई पार्टी और दल नहीं होता। और जिस तरह से इसमें कुछ हमारे काफी चिंताजनक रहा, खास करके हमारे मीडिया बंधुओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया काफी निंदनीय है। कैसे नजर बनेगा, उन बच्चों को कैसे इंसाफ मिलेगा, ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए था। क्यों जो हत्या हुआ है वो हत्यारे जो भी हो उस चीनी 10 से 10 तलाकों के। हजारीबाग में 3 लोगों की निर्मम हत्या की घटना पर सांसद मनीष जायसवाल ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे राज्य की कानून व्यवस्था की विफलता बताया है। उन्होंने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कई बड़ी घटनाओं के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचते। सांसद ने मंत्री की मौजूदगी में पत्रकारों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला अस्वीकार्य है और इस मामले पर मंत्री की चुप्पी सवाल खड़े करती है। देखा होगा कि बहुत सारे हाथियों का मौत, हाथी के द्वारा कुचल जाने से बहुत सारी मौतें हुई हैं पिछले 1-1.5 साल में हजारीबाग में, जिसमें अभी चूरचू ब्लॉक में, हजारीबाग जिला के चूरचू ब्लॉक में एक ही दिन में हाथी के द्वारा 5 लोगों को मार दिया गया था, जिसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे। उस 2-3 दिन के पीरियड में हजारीबाग और रामगढ़ मिलाकर के लगभग 10 लोगों की मौत हाथी के द्वारा हुई थी। अवैध खनन में दब करके कितने लोग मरे थे इसका तो पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है कि बहुत सारे ऐसे लोग की भी मृत्यु हुई जिनका कोई खोज खबर भी नहीं लेने वाला आज के दिन में है। लोग दब करके मर गए, शव जो है वह नहीं मिल सका। अभी थोड़े दिन पहले बड़का गांव के नापो में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों का मौत हो गया था। पिछले साल छठ पर्व के दौरान कटकम सांडी में 3 या 4 बच्चों को, थोड़ा ध्यान नहीं है, 4 बच्चों की मृत्यु तालाब में डूब जाने से हुई थी। और अभी थोड़े दिन पहले विष्णुगढ़ में एक नाबालिग के साथ, चलिए आरोप जो भी लगा हो, लेकिन अगर डाइन, बिसाही और अगर नरबली का भी मामला हो तो ये काफी अपने आप में संवेदनशील मामला है। इन किसी भी मामलों में माननीय इरफान अंसारी जी का को किसी ने कभी देखा क्या? यहां पे कोई नहीं देखा, किसी को भी पता नहीं चला कि इरफान अंसारी जी इन सब मामलों में भी संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे। ना तो उन्होंने इन सब मामलों की चर्चा की, ना हजारीबाग की धरती पर आए। लेकिन अभी हम लोगों को इस पीड़ित परिवार से पूर्ण संवेदना है और हम लोगों को, जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने आपको बताया कि किसी ने हम लोगों को संपर्क नहीं किया पहले। जैसे अमूमन जब कोई गायब होता है या कोई अगर किसी का ट्रेस नहीं रहता या कोई घटना होता है तो परिजन हम लोगों को भी संपर्क करते। अगर हम लोगों को भी संपर्क किया जाता तो हम लोग अपने लेवल से भी इसमें प्रयास जरूर करते और हम लोगों की बड़ी संवेदना है इसमें। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, इस बात को भटकाने का प्रयास मत करिएगा। मैं आपको इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इरफान अंसारी जी केवल एक रिलीजियस माइंडसेट के साथ इस घटनाक्रम में यहां पर पहुंचे थे। और इस बात पे जो आंकड़ा हमने आपको दिया, ये कुछ चंद चुनिंदे आंकड़े हैं। वो मिनिस्टर हैं झारखंड के, पूरे झारखंड में बहुत सारे मैटर्स ऐसे हुए होंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी मैटर पे संज्ञान नहीं लिया,
इस मैटर पे संज्ञान लेकर के वो यहां पर आए। दूसरा प्रश्न कि आपके सामने, सम्माननीय मंत्री के सामने प्रेस के साथियों पर हमला होता है और किसी एक व्यक्ति ने भी यह सजेस्ट नहीं किया कि मंत्री ने हस्तक्षेप करके। कर्नाटक सरकार की तरफ से कावेरी सॉफ्टवेयर के जरिए लागू पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का विरोध बढ़ता जा रहा है। डॉक्यूमेंट राइटर्स ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष शांताराज पोला ने इसे आम लोगों और कर्मचारियों के लिए परेशानी भरा बताते हुए निर्णय वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था से प्रॉपर्टी लेन देन की पारदर्शिता प्रभावित होगी और डिजी लॉकर में सीमित दस्तावेजों के कारण खरीदारों को दिक्कत हो सकती है। साथ ही इससे हजारों डॉक्यूमेंट राइटर्स के रोजगार पर भी असर पड़ेगा, जिसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 4-5 ದಿವಸನಾಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೋದು ಮಾಡಿವಿ ಸರ್. ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್, ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾವೇರಿ 3 ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳದಾವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗೈತಿ, ಅವ್ರು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾವು ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಇದೇ ಐತಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇದು ಜನ ಭಾಳ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ. ಪಾಪ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸರ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಸರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರದವರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ಸಿಂದ ಭಾಳ ಇದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಐತೆ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ 3 ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಜನ ಒಂದೊಂದು OTP ಕೊಡೋಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಗದ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಗದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಯಾರು OTP ಕೊಡೋಕೆ ನಾವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ OTP ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ನಾವು ಏನು ನಮ್ದು ಏನಾರ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಹೋತಂದ್ರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ ಇದಾಗ ಏನು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 3 OTP ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು 2 OTP ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಈಗ ಪೇಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರ ಕಡೆಗೂ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಸರ್ ರಾಜ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸರ್ ನಾವು ಅವ್ರೇನು ಇದು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗುರುನಾಥ್ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಭಾಳ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ OTP ಆನ್ಲೈನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ OTP ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. OTP ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ OTP ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಆದರೆ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಅದು ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ OTP ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. OTP ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 3rd ಪರ್ಸನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ಯಾಮ್ ಫೋನ್, ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು OTP ಕೇಳಿ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಗದ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗಳೇ ಎಷ್ಟೋ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದನೂ ಮೋಸನೂ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. OTP ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ನಾನು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಅವರು ಇದು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿ SR ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ಕಳಿಸೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಶೇರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾನು OTP ಹೇಳೀನಿ, ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಧಿಕಾರ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹುಡುಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಚಲ್ಲಾಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು, ರೈಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕ ಹೊರತು ಎಲ್ಲೋ ಕುಂತು OTP ಕೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾಗದ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮೋಸ, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಚಲವಾದಿ ಅಂತ.
ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಇರುವಂಥ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿತು. ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ. ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ನೋಂದಾದ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಸಹಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡುವವರ ಸಹಿ ಇಲ್ಲ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಸಹಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಸೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಹಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಬರೋದರಿಂದ ಮೋಸ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಯಾರ್ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೀವು ಕಾಗದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಯಾವುದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ. ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 20,000 ಜನ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಿಗೆ ಬರೋಂಗಿರಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತೊಗೋತಾರೆ, ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮನವಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಯಾರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಂತೂ ಈ ಕಡೆ ತಲೆ ಎತ್ತೂ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಅವರು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಾಳ ಮೋಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಶಾಂತರಾಜ್ ಪೋಲ್, अध्यक्षरों धारवाड़ जिला बॉन्ड राइटर यूनियन। खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।